हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज इस वीडियो में हम लोग दरोगा मेंस स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, दरोगा पीटी का एग्जाम हो चुका है। हमेशा की तरह अच्छा खासा कंट्रोवर्सी है, लेकिन इन सब के बावजूद समझदार एस्पिरेंट्स अर्थात वैसे कैंडिडेट जो समझदार हैं, जिनको पता है कि उन्होंने क्या स्कोर किया है, और कट ऑफ को देखते हुए, कट ऑफ के बारे में तो हालांकि बहुत निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जिन्हें लगता है कि उन्होंने बेहतर स्कोर किया है, और जहां तक अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट दूं तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 65-66% उन्होंने सिक्योर किया हुआ है, तो बिल्कुल उन्हें चाहिए कि 1-2 दिन आराम करके और वो मेंस में लग जाए। क्यों, आप पूछेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है, आप सबको पता है 1 से सवा महीने में इसका रिजल्ट आ जाना है, और रिजल्ट आने के तुरंत बाद मेंस का डेट भी आ जाएगा। आपको यह भी पता है, ऐसे कई पोस्ट खाली हैं एसआई के, सरकार पर इस बात का दबाव भी है कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि सारी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी होगी, बशर्ते कि कोई नया तमाशा जैसे लॉकडाउन, कोरोना वगैरह ना हो। आई होप कि ऐसा कुछ अब नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप एग्जाम में ये पूछ दिया, वो पूछ दिया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्वेश्चन वायरल है, इन बातों को छोड़कर अब आप अपनी अगली स्ट्रेटजी, अगले प्लान प्रोग्राम में लग जाइए, और उस काम में मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। कई रिक्वेस्ट इस तरह के आए कि अब मेंस की, दरोगा मेंस की स्ट्रेटजी पे भी कुछ विचार किया जाए, इस पे वीडियो बनाया जाए। तो मैंने इस पर वीडियो बनाने का निश्चय किया, और उम्मीद है कि आप सबको इससे थोड़ा बहुत लाभ होगा। तो आइए दरोगा मेंस स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम विचार करें कि हमें आगे अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कि बाकी बचे समय में हम दरोगा मेंस के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। अब यहां सबसे पहले हम देखते हैं बिहार दरोगा मेंस 2021 स्ट्रेटजी में कि 2 पेपर है इसके। फर्स्ट पेपर हिंदी 200 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मार्क्स 200। सेकेंड पेपर जीएस 200 मार्क्स के, और क्वेश्चन की संख्या कितनी? 100। तो अब यहां सबसे पहले मैं हिंदी की बात करूंगा। आप सबको पता है हिंदी क्वालिफाइंग है, जस्ट 30% मार्क्स आपको सिक्योर करना है एंड यू आर द विनर। अब चूंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, हिंदी हार्टलैंड के हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप 30% मार्क्स लाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस पेपर को बिल्कुल छोड़ दें, कंप्लीटली इग्नोर करें। क्यों? इसलिए कि इस पेपर के जांचने के बाद अगर आप इस पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होता है। तो इसलिए कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए आपको कम से कम इसके लिए एक मिनिमम समय देकर अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेना है कि हिंदी में मुझे 30% मार्क्स लाना है और मुझे क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर कर लेना है। और इसका बहुत ही आसान तरीका है, कुछ सर्टेन सेगमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देकर बड़े आसानी से आप इतना कर सकते हैं। कहने का मतलब यह कि इस पर जरूर से ज्यादा समय नहीं देना है, समय को बचाकर दूसरे जीएस वाले पेपर पर समय मुख्य रूप से देना है, लेकिन इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो कम समय में क्या करें? कम समय के लिए मैं बताता हूं आप क्या करें। देखिए इसका सिलेबस क्या है। वर्णमाला, अल्फाबेट्स, उसके बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शब्द विचार, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद और उद्धरण, पैसेज। सिलेबस तो काफी भारी भरकम लग रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पैसेज, उद्धरण, कंप्रेहेंशन जिसको हम बोलते हैं, जिसपे कुछ एक आपको कुछ एक 10-12 पंक्ति या एक पैसेज दिया रहेगा जिस पे आधारित प्रश्न रहेंगे, और उसको आप बड़े आसानी से बना लेंगे। आप हिंदी न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते ही होंगे या इंग्लिश पढ़ते होंगे, जो भी हो, आप इत्मीनान से उसको तो आप कर ही लेंगे, 4-5 प्रश्न जो भी उससे रहे, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। अब आइए बाकी जो सिलेबस लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसमें क्या करें कि कम समय में हम जितना मुझे चाहिए उससे कुछ बेहतर मार्क्स ला सकें। तो देखिए वर्णमाला, शब्द विचार, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, इसको जान रहे हैं, एक बार आप इस चैप्टर को देख लेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जो शब्दों के मूल है, शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित यह चैप्टर्स है, ये बड़े आसान होते हैं।
किसी भी ग्रामर की किताब से मैं तो कहूंगा हरदेव बाहरी या डॉक्टर वचनदेव कुमार आप ले सकते हैं, या फिर आस्थान पब्लिकेशन, आस्थान से भी एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, मैं उसका भी नाम आपको लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप कोई भी एक किताब हरदेव बाहरी का ही ले ले, मोर देन इनफ है वो। आप उस बेसिक किताब पढ़ें, आप पब्लिकेशन कई चुट्टा, ये क्या बोलते हैं, चुट्टा पब्लिकेशन जो कुछ कुछ इस तरह गाइड टाइप निकालता है, उसमें बहुत सारी गलतियां रहती हैं, आपको उसको टच करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक किताब पढ़ ले, उसमें आप तत्सम तद्भव देशज विदेशज अलग चैप्टर्स दिया हुआ है, उसको आप एक बार समझ के पढ़ें। फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय, इन चैप्टर्स को एक एक बार आपको ध्यान से देख लेना है। लिंग वचन आप ऐसे ही काफी बेहतर समझते हैं, एक बार इसको भी देख लेना है। मुख्य रूप से उपसर्ग प्रत्यय, देखिए मैं ऐसे नौ का चिन्ह लगाता हूं, उपसर्ग प्रत्यय को ध्यान से देखना है। संधि समास में संधि को अच्छे से देख लेना है। पर्यायवाची शब्द लिस्ट किताब में दिया रहेगा, हरदेव बाहरी या डॉक्टर वचनदेव कुमार या दूसरी किसी भी किताब में लिस्ट दिया हुआ होता है। आप पर्यायवाची शब्द के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रख लेंगे। विलोम शब्द आप खुद भी कर सकते हैं बगैर कुछ पढ़े हुए भी, लेकिन फिर भी आपको इसमें ध्यान से एक बार देख लेना है। देखिए 9 का चिन्ह मैं लगा रहा हूं, इस पे भी। मुहावरे लोकोक्तियां हम लोग ऐसे ही बोलते रहते दिन रात, गप सप के आप भी बोलते होंगे, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको भी देख लेना है। रस छंद समझ में नहीं आएगा, बहुत समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण पैसेज कंप्रेहेंशन की मैंने चर्चा कर दी है। तो मुहावरे लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग प्रत्यय और संधि, इतना अगर आप, और ये कंप्रेहेंशन पैसेज जिसको बोलते हैं, इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी हिंदी तो आपका बेस है, बहुत इत्मीनान से आप 30% से एबव सिक्योर कर लेंगे, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। बाकी जो मैंने कहा वर्णमाला, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय, इसको एक बार तत्सम तद्भव को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय को समझकर, एक दो बार समझकर चैप्टर को पढ़ना है, बहुत समय नहीं देना है। बाकी जो मैंने कहा शॉर्टकट, लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। बस हिंदी के लिए काफी हुआ, आपने हिंदी कर लिया और आप इतना कर लेते हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं आऊंगा इस पर ज्यादा समय गंवाए बगैर, कहां पे, सेकंड पेपर जीएस, जिसमें क्या क्या है, जिसमें है मैथ्स, रीजनिंग है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑलरेडी आपकी पढ़ाई जारी है, 2-4 दिनों का ये गैप हुआ एग्जाम की वजह से। आपको पहला काम करना है, अपने इस टेम्पो को बनाए रखना है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस वही है। बस 5 क्वेश्चन जो मैथ्स रीजनिंग के पूछे गए हैं पीटी में, इसमें क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी चर्चा करूंगा, ये 18 से 20। तो क्या करें इसके लिए क्या करें, सबसे अधिक ध्यान देना है, बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो 20 में से 18 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही बना सकते हैं, और यह बहुत क्रूशियल होगा आपके सिलेक्शन में। तो क्यों ना इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए समझदारी के साथ। समय बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहला काम है दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, मेंस के क्वेश्चन को देखना। उसमें देखना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, जो 18 से 20 आमतौर पे रहता है और है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है आपका, पहला प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ले लेना है 1-2 साल के। दूसरा काम उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, और मैथ्स और रीजनिंग के किन किन चैप्टर से सवाल आए हैं उन चैप्टर्स का नाम कहीं लिख लेना है। मैथ्स में किन किन चैप्टर से सवाल किए गए हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन में, रीजनिंग के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से लिए गए हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इन दोनों को अलग से लिख लेना है। और तीसरा काम क्या होगा, प्रैक्टिस, राइट। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करें, क्या सोर्स अपनाएं, तो मैं आपको फिर बताऊं, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, उसमें क्वेश्चन को देखकर किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, मैथ्स के और रीजनिंग के सवाल उसको लिख लेना है। तीसरा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन 18 से 20। अब मैं इसको मिटाकर अब मैं यह बताऊंगा आपको कि आप सबसे पहला काम रेफरेंस के लिए आप अग्रवाल की किताब ले लेंगे। मैथ्स की बड़ी मोटी पुस्तक है, लेकिन मैं उसको बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, बहुत मोटी पुस्तक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको क्या करना है, उससे सर्टेन चैप्टर्स को फोकस करना है, और उसमें जो बनाए हुए प्रश्न है उसको ध्यान देना है, उसके फॉर्मूला को देखना है किस तरह से बनाया गया है। और प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगा सबसे प्रमाणिक
जो चीज है वह एसएससी घटना चक्र का सॉल्यूशन आता है एक ही में। रीजनिंग मैथ से लेकर जीएस के सारे सेक्शन सब सॉल्व किए हुए होते हैं। उसमें एसएससी के जो प्रश्न आए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, उसको आपको कुछ सालों के जो प्रश्न को बार बार आपको सॉल्व करना है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लेते हैं मार्केट से, वो 2 साल पहले वाले में से कुछ उठाकर, कुछ उसमें से उठाकर आपस के में ही घोल घाल मेल करके वो देते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत कारगर नहीं होता है। हालांकि आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, मैथ्स रीजनिंग का आप कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रमाणिक एग्जाम, प्रमाणिक पुस्तक और प्रमाणिक सॉल्यूशन है ये घटना चक्र। और इसमें दी गई सॉल्यूशंस जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, खासकर उन चैप्टर से क्वेश्चन को विशेष रूप से सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है जो चैप्टर्स आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर लिख लिया है, जो अभी मैंने बताया। तो घटना चक्र से आपको रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है और सॉल्व करके और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेना है। अब सवाल ये है कि कौन कौन चैप्टर्स, तो आपको इतना तो मेहनत करना पड़ेगा कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं, और उनको हमको फोकस करना है। सारे 18 से 20 क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है मैथ्स के ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, रीजनिंग के ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, क्या सबसे सवाल आएगा? नहीं, सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं जिनसे आमतौर पे सवाल किए जाते हैं। कुछ मैंने आपके लिए इस तरह का चैप्टर सेलेक्ट किया है क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन को देखकर ही, बिल्कुल आंख मूंद कर ऐसे ही नहीं। तो जैसे मान लीजिए हम आते हैं इस पर, मैथ्स पे आते हैं, तो मैथ्स में मैंने गौर किया कि जो मैंने क्वेश्चन देखा तो मैथ्स में देखिए नंबर सिस्टम से सवाल देखे गए हैं। संख्या पद्धति, उसमें से इतना माइनस कर दिया जाए या इतना जोड़ दिया तो यह संख्या कैसे हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी वगैरह, आप बेहतर समझते हैं, नंबर सिस्टम से सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा मैंने देखा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड दोनों। फिर उसके बाद टाइम डिस्टेंस और टाइम वर्क। उसके अलावा मैंने देखा जियोमेट्री, मतलब सर्कल, वृत्त हो गया, आयत हो गया, इन सब से भी सवाल रहते हैं, पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब मोर और लेस कुछ ये चैप्टर्स जो मैंने देखे हैं, इन चैप्टर से मैथ्स के सवाल रहते हैं। आपको इनको ध्यान से तैयार कर लेना है। आप अग्रवाल या किसी भी किताब से इसको देखेंगे, कुछ बनाए हुए प्रश्न को देखेंगे, कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, बनाने के तरीके को देखेंगे, और एसएससी घटना चक्र वाले जो सॉल्यूशंस हैं उसके क्वेश्चन को उसमें से जो बना रखा है पहले आप उसी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, ना बने फिर से उस पर कैसे सॉल्व किया गया उसको ध्यान देना है। आप इसको रेगुलर डेली करेंगे, ये नहीं कि लास्ट में 10 दिन सॉल्व कर लेंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये कर लेंगे ना वाली बात नहीं है। आपको रेगुलर डेली 1-2 घंटा यह काम करना है, क्योंकि आपको इतना फास्ट हो लेना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आप एग्जाम हॉल में कम समय में इसको बना सकें, क्योंकि टाइम कांस्टेंट आपको फेस न करना पड़े। अब यही बात मैं करूंगा रीजनिंग के लिए, मैं इसको मिटाता हूं, यही बात मैं करूंगा रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में भी सर्टेन चैप्टर्स हैं, उसको आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर। जैसे रीजनिंग में मैंने देखा है मैट्रिक्स से सवाल रहता है, जैसे मिसिंग ट्रायंगल बना दिया, मिसिंग लेटर या मिसिंग संख्या है, आपको उसको भर देना है उसमें। फिर उसके अलावा वेन डायग्राम समझते होंगे, सर्किल बनाया रहता है, 3-4 सर्किल, और उसमें दिया हुआ है कैसे ये काम करते हैं, 2 काम ये कर रहा है, ये कर रहा है, इस तरह क्वेश्चन आप बेहतर समझ सकते हैं। उसके बाद मिसिंग नंबर रीजनिंग में होता है, अर्थात एक दिया हुआ है सीरीज, वहां पे 2-3 जगह या एक जगह ही खाली गैप है, उसमें कौन सा नंबर होगा। या फिर आप कह सकते हैं सीरीज, जिसमें लास्ट में रहेगा कि हाँ इस क्रम में चलने पर आगे यहाँ पे कौन सा लेटर होगा या कौन सा शब्द होगा। डायरेक्शन, डिस्टेंस, मतलब एक
5 किलोमीटर गया उत्तर की तरफ, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, इस तरह का प्रश्न। फिर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग ये हो सकता है। उसके अलावा क्लॉक, घड़ी में इतना बजा है, पानी में देखने पर वो घड़ी में इतना दिखाई दे रहा है, पानी में इतना दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में कितना बज रहा है, या घड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न इस तरह के आते हैं। तो कहने का मतलब मोर और लेस मैंने आपको एक व्यू दिया कि ये सब जो इस तरह के हो सकता है, आपको एक आध ये पिक्चर वाले भी आए रीजनिंग, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो आप जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल या जो भी बोलते हो। तो कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर्स हैं, इस तरह से आपको खुद भी यह काम करना है तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ढूंढ कर बार बार सॉल्व करना है, जिसके लिए घटना चक्र सॉल्यूशन मैंने बताया आपको। रेफरेंस के लिए अजय चौहान वाली किताब आप ले सकते हैं, कोई भी दूसरी रीजनिंग किताब आप ले सकते हैं, और उससे आप मदद लीजिए। और रेगुलर प्रैक्टिस करना है मैथ्स रीजनिंग का, क्योंकि आपको कम समय में एग्जाम हॉल में इसको कर लेना है, और ये बहुत क्रूशियल होगा आपके सिलेक्शन में। ये आपको एज दिलाता है, दूसरों से आपको आगे ले जाता है, इसलिए इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अब यह बात खत्म हुई तो मैं अगले सेक्शन पे आऊंगा, और अगले सेक्शन में ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आप इस स्थिति में हैं कि आप परीक्षा पास करेंगे। तो इसका मतलब है आपने प्रामाणिक रूप से पढ़ाई की है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो। लेकिन फिर मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं करंट अफेयर्स की। बस इतना कहूं कि जैसे करंट अफेयर्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक 2-4 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मेंस के पहले के 4-5 महीने के बिल्कुल प्रोमिनेंट फैक्ट्स को, या फिर कुछ और पहले के बिल्कुल प्रोमिनेंट फैक्ट्स को, जैसे नोबेल प्राइज वगैरह हो गया। अब पीस का पूछ दिया तो कुछ और पूछ सकता है, कोई बड़े अवार्ड्स हो गए, इस तरह के दूसरे खेल से संबंधित कुछ बात हो गई, या कोई बड़ी घटना हुई हो, या कोई नया वैक्सीन रिलीज किया गया हो, या कुछ ऐसी बात। तो कहने का मतलब प्रोमिनेंट बातें आपको ध्यान में रख कर चलना है, आंख नाक खोल कर चलना है, क्योंकि 4-5 2-3 सवाल करंट के हो सकते हैं, और वो एक सवाल ही काफी कई बार आपका निर्णय कर देता है आपकी जिंदगी का। तो आपको यह आंख नाक कान खोल के रखना है, और करंट अफेयर्स के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत तैयार अभी से करते चलना है। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान कहाँ देना है? तो ध्यान देना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। इन्वायरमेंट से एक प्रश्न आता है तो इन्वायरमेंट के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल थिंकर्स या सोशियोलॉजी का थियरी, इन सब में समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, कहीं कुछ मिलेगा भी तो उस पर 2-3-4 क्वेश्चन रहता है। उसके लिए आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की स्थिति में नहीं है। तो बेहतर है जो आपने पढ़ा है उसी को आप अच्छे से पढ़ना है। अब आइए हिस्ट्री की बात मैं कर लूं। हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री एनसीईआरटी का निचोड़ कहीं मिल जाए, या फिर महेश बंडवाल की पुस्तक अगर आती है एनसीईआरटी की, तो आपको सरसरी निगाह से उसको देख लेना है। मॉडर्न वाले सेक्शन पर विशेष रूप से ध्यान देना है, फिर एंशिएंट पे, फिर मिडिवल पे। हालांकि यह जो थियरी है वो अब थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मोर और लेस मॉडर्न से प्रश्न ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको अगर भारी लगे कि बहुत हेवी है, अब समय कम है, हालांकि समय कम नहीं, लेकिन फिर भी तो आप जो महेश बंडवाल की किताब आती है उसमें बड़ा अच्छे से समराइज किया हुआ है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी कोई इस तरह की किताब प्रामाणिक अगर मिल जाए तो आपको उसको करना है। थोड़ा बहुत लुसेंट से भी आप मदद ले सकते हैं। लुसेंट के मैं पक्ष में कभी रहता नहीं, क्योंकि सिर्फ उस पर रिलाई करना खतरे से खाली नहीं है। आपको बेसिक किताब अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो उसको एक बार तेजी से देख लेना है, फिर महेश बंडवाल को पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको घटना चक्र वाले सॉल्यूशन से सॉल्व करना है प्रश्न। यह बहुत जरूरी, बल्कि सबसे जरूरी काम है, प्रश्न को सॉल्व करना। इससे आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो आप एक्सपेंशन पढ़ने के दौरान आप बहुत चीजें याद कर लेते हैं। तो आपको मॉडर्न इंडिया, फिर एंशिएंट, फिर मिडिवल में बहुत डीप में न जाकर सामान्य बातों को बार बार देखना है, एक्सपेंशन को बार बार पढ़ना है, और अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेना। आप ऑलरेडी यह काम कर चुके हैं, आपको इसमें समय न लगेगा और न ही आपको परेशानी होगी। पॉलिटी सेम स्ट्रेटजी, महेश बंडवाल की किताब बहुत अच्छी है, उस किताब को पढ़ना है, और साथ साथ आपको प्रश्न बनाना है। जितना अधिक आप प्रश्न बना सके इस पर उतना बढ़िया है। आपको प्रश्न बनाकर देखना है। आप बल्कि बेहतर है कि आप लुसेंट का जो एक क्वेश्चन बैंक आता है उसको बनाइए। लुसेंट गाइड पढ़ने के बजाय बहुत ही फायदा देगा, और साथ साथ आप घटना चक्र के सॉल्यूशन को तो बना ही रहे हैं एसएससी लेवल के। आप यूपीएससी वाला जो आता है, यूपीएससी पीसीएस लेवल का, उसको भी बना सकते हैं। इनफैक्ट
वो भी बहुत यूजफुल है। लेकिन अगर आपको लगे कि वो अपर लेवल का है तो आप एसएससी लेवल का ही बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए और बार बार बनाइए। और महेश बनवाल को ध्यान से पढ़िए पॉलिटी के लिए। ज्योग्राफी पर विशेष रूप से ध्यान देना है, हिस्ट्री पॉलिटी के अलावा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनते नहीं है आसानी से। आपको ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल की किताब बहुत अच्छी है। साथ साथ आपको सॉल्यूशन तो करना ही है, साथ साथ आपको लुसेंट का जो क्वेश्चन बैंक है उससे ज्योग्राफी में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, अच्छे प्रश्न हैं, उसको आप बार बार बनाइए। इस घटना चक्र वाले सॉल्यूशन को तो आप बनाइए ही, लुसेंट वाले उस क्वेश्चन बैंक से ज्योग्राफी के प्रश्न को कम से कम 2-3 बार आप सॉल्व कर लीजिए। और इंडियन ज्योग्राफी पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं कहूंगा आप लुसेंट वाला सेक्शन, सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेक्शन लुसेंट से आप अच्छी तरह देख सकते हैं, लेकिन कम समय देना है उस पर, ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है आपको। और उसके लिए आपको लुसेंट पर सिर्फ नहीं रहना है, महेश बनवाल की किताब लेकर उसको खूब ध्यान से पढ़ना है। पार्क, नेशनल पार्क वगैरह कहाँ है, कैसे हैं, पीक्स हो गया, माउंटेन हो गया, झील हो गया, इस तरह के जो फैक्चुअल चीजें होती है उनको ध्यान से देखना है आपको। सॉइल हो गया, इस तरह से आप क्रॉप्स हो गया, क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मिनरल्स हो गया, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। और आसान होता है, आप कर रहे हैं ऑलरेडी इस बात को, आपको इसको कंटिन्यू करना है और कीजिए। और साथ साथ सॉल्यूशन आप करते रहिए, घटना चक्र से भी और साथ साथ लुसेंट वाले क्वेश्चन बैंक से भी। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की खास बात यह है कि इसके प्रश्न थियरी के आते हैं, क्वेश्चन अप्लाइड नहीं रहता है, इसलिए परेशानी होती है, नहीं बन पाता है। लेकिन डोंट वरी, क्वेश्चन 3-4 ही होते हैं इसके। वैसे आप चाहें तो थियरी पढ़ने का अगर शौक हो तो आप भारतीय भवन का इंटर लेवल का इकोनॉमिक्स का किताब आता है, पतली सी किताब इकोनॉमिक्स की आती है, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो आप देखते हैं मांग की लोच वगैरह वगैरह, जो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल टिपिकल जो स्कूल या कॉलेज में थियरी के रूप में पढ़ाए जाते हैं, प्रश्न तो उस तरह के आ रहे हैं। इक्का दुक्का प्रैक्टिकल रहता है, अप्लाइड क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इस तरह के प्रश्न होते हैं। अगर आपको मन हो तो भारतीय भवन वाला इंटर का किताब आप ले लीजिए और कुछ सर्टेन चैप्टर्स उससे देख लीजिए। और बाकी आप करंट अफेयर्स ये पढ़ते ही रहे हैं, या फिर कुछ टर्म्स आपको देखना हो इकोनॉमिक्स के तो किसी भी गाइड से आप देख लीजिए टर्म्स, जैसे जीडीपी निकालने में या जीएनपी निकालने में क्या ऐड करना है या क्या लिखना है, ऐसा क्वेश्चन एक आया था पीटी में। तो इस तरह के कुछ टर्म्स आप देख लीजिए, आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, आपको टाउन वाले में भी मिल जाएगा, किसी भी गाइड में मिल जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। अब रही बात साइंस पे, साइंस को आपको बहुत ध्यान से देखना है। साइंस को इसलिए ध्यान से देखना है कि मैं देख रहा हूं सबसे अधिक परेशानी लोगों को साइंस से हो रही है। एक बार मैं फिर से कहूंगा, आपके पास काफी समय है। भारतीय भवन का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी बुक आता है 9th और 10th क्लास का, आपको उसको बहुत ध्यान से सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ आवाजें आ रही थी इसलिए मैं चला गया, तो सॉरी। तो आपको साइंस में क्वेश्चंस काफी डीप पूछ रहा है, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है साइंस के लिए। तो मैं बार बार कहता रहा हूं और फिर कह रहा हूं, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के 9th और 10th वाली किताब आप ले लीजिए भारतीय भवन का और उसको पढ़िए, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उसको बनाइए। और फिर लुसेंट वाला जो आप क्वेश्चन बैंक है और घटना चक्र वाला, उसको आप बनाइए। ये बहुत बेहतर स्ट्रेटजी है। कंप्यूटर को आप लुसेंट से एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपका हो गया। गवर्नमेंट के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह से तैयारी करनी है दरोगा मेंस की, और आप निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए, समय ज्यादा नहीं है। और जितना अच्छे से तैयारी करेंगे आप उतना बेहतर कॉन्फिडेंट होंगे। बाकी कहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन वायरल हुआ, ये हुआ, कट ऑफ ये जाएगा वो जाएगा, इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो होना हो चुका है, जो होना होगा वो हो चुका है। आपको अपना देखना है सिक्योर कितना आपने किया है और फिर आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। ऑल द बेस्ट।